ठीक है स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। पिछले क्लास में हमने आखिरी सवाल ये वाला देख लिया था, ठीक है। आज हम एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे। टॉपिक का नाम होगा ग्राफिकल सॉल्यूशन, ठीक है। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ PLET, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वे। ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वे। अब ध्यान से सुन, पहले तो मैं आप लोग को लिख के बताता हूँ ग्राफिकल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या होगा, ठीक है। लेट a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and say a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। सपोज करो कि इसका जब मैं ड्राइंग बनाऊंगा, तो पहले तो ये बताओ आप लोग मेरे को पुराने नॉलेज से, इसका ड्राइंग कौन से शेप में आएगा? पैराबोला। पैराबोला नहीं बेटा, टू स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, यस। तो इसका जो ड्राइंग में बनाऊंगा, इसका जब मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो ऑब्वियसली इट विल कम आउट एज स्ट्रेट लाइन एंड लेट मी assume that इसके स्ट्रेट लाइन का आई विल नेम एज L1, लाइन 1, ओके। एंड दूसरे वाले का भी एक स्ट्रेट लाइन निकल के आएगा और उसको मैं एज्यूम करूंगा से लाइन नंबर 2। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्राफिकल सॉल्यूशन, वो लिखता हूँ, ठीक है। तो देखना, टू सॉल्व any pair of linear equation in two variable graphically we have to draw the graph of the given equations in the graph paper या in the Cartesian ठीक है। and the point of intersection of the two graph, that is the straight line, is called is our required solution, ठीक है। ध्यान से इस पेपर पढ़ते हैं सब लोग मिलके। आप लोग ध्यान से देखो, मैं रीड करके बता रहा हूँ। टू solve any pair of linear equation in two variable graphically, we have to draw the graph of, यहाँ पर एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, graph of both the given equations in the Cartesian plane। Cartesian plane मतलब वही x axis y axis, ठीक है। and point of intersection of the two graph, that is the straight line, ठीक है। जब आप इन दोनों इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करोगे, तो पहले वाले से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा और दूसरे वाले से एक और स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इन दोनों स्ट्रेट लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। क्या ये पूरा पूरा पैराग्राफ क्लियर हुआ आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इसको समझने के लिए और इसको और पक्का करने के लिए बेटा एक सवाल करते हैं हम लोग, ठीक है। देखना इस सवाल को,
ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये है वो क्वेश्चन देखो कि जो हम लोग अटेम्प्ट करेंगे ग्राफ के बेसिस पे। मतलब ग्राफ के बेसिस पे ये 3 प्रोफाइल है जो पूछा जा सकता है। ये सबसे बेसिक प्रोफाइल ये है कि सॉल्व ग्राफिकली, और आपको 2 इक्वेशन देते हैं इस टाइप से। उसके बाद इसी सिचुएशन से अटैच करके आपसे ये 3 सवाल और पूछा जा सकता है। पहला सवाल है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विद एक्स एक्सिस। दूसरा सवाल है कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। और तीसरा सवाल हो सकता है कि शेड द ट्राइंगुलर रीजन। मतलब आप अपनी कॉपी में इन डायग्राम्स को प्लॉट तो करोगे ही, तो जो ट्राइंगल बनेगा उस वाले पार्ट का आपको शेड करना है। ठीक है, तो दीज आर द क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड अबाउट ग्राफिकल मेथड। तो सबसे पहले तो चलो इसको सॉल्व करते हैं ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली मैं सॉल्व करने का तरीका आप लोग को बताता हूँ। क्या ये सारा का सारा क्वेश्चन क्लियर है आप लोग को? बताओ एक बार हाँ या ना। सोल्यूशन तो अब हाँ अपन सर। करेंगे। ओके हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, बहुत बढ़िया बेटा। अभी देखो ध्यान से, अभी अभी ऊपर में मैंने क्या पढ़ाया आप लोग को कि अगर कभी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को ग्राफिकली सॉल्व करना है तो क्या अप्रोच रहेगा उसका बताओ एक बार। दोनों का क्या बनाना पड़ेगा हम लोग? सर ग्राफ बनाना पड़ेगा, कार्टेशियन प्लेन में हम लोग प्लॉट करेंगे उसको। वेरी गुड। और बेटा ग्राफ बनाने का क्लास 9 से आई थिंक की तरीका आप लोग को याद होगा, क्या था बताओ एक बार। सर 4 क्वाड्रेंट्स बनाएंगे। मतलब सबसे पहले तो मेरे को ऐसा याद आ रहा है कि डब्बा बनाना होता था शायद, है ना, कि हाँ आप सर, इसको एक्स एक्सिस थोड़ा और सा, वाई। हाँ चलो मैं अभी बताता हूँ आप लोग को, धीरे धीरे याद आ जाएगा। ठीक है, हियर द इक्वेशन इज बेटा कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा सही करेंगे हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू आई थिंक y आ जाएगा। उलट के लिखेंगे वी कैन से कि y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, आफ्टर दैट वी आर सपोज टू मेक अ बॉक्स लाइक दिस। एक सेकेंड, वी आर सपोज टू मेक अ बॉक्स लाइक दिस, जिसके अंदर में कुछ वैल्यूज अपन x का लेंगे, करस्पॉन्डिंग वैल्यूज अपन y का भी उसमें डालेंगे। आई थिंक ये क्लास 9 से ये मेथड आप लोग को याद होगा। यस नो? Yes, Yes, sir. यस सर। तो x का बेटा इजी इजी वैल्यू ले लेते हैं। क्या क्या ले लेते हैं बताओ? x का वैल्यू कुछ मान लो कि 1 ले लो एक, तो आप तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। x का वैल्यू आप 2 ले लो तो y का वैल्यू आई थिंक 3। x का वैल्यू 3 ले लो तो y का वैल्यू आई थिंक 4। ठीक है, इनको नाम दे दो, ये a पॉइंट है, ये b पॉइंट है और ये c पॉइंट है। तो पहले लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आई थिंक सफिशिएंट पॉइंट्स अपन ने ले लिया है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, हाँ अब बेटा सेकेंड वाले पे फोकस करते हैं। क्या हो जाएगा ये वाला? ये आई थिंक हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 12 माइनस 3x। से यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, सो y इक्वल टू बेटा हो जाएगा 12 माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको बांट बांट भी सकते हो, तो आई थिंक ऐसे लिख सकते हो कि 12/2 माइनस 3x बाई 2। तो यहाँ पे 12 और ये 2 कट जाएगा, ये 6 आ जाएगा, तो 2/6 माइनस 3x/2 ऐसा कुछ हो जाएगा y का वैल्यू। अब यहाँ पर भी हम एक डब्बा बनाएंगे पॉइंट्स प्लॉट करने के लिए। ठीक है, तो जो डब्बा हम बनाएंगे उस डब्बे में कुछ हम y का वैल्यू और कुछ हम x का वैल्यू लेने का ट्राई करेंगे इस टाइप से। ठीक है, अब यहाँ पर देखो वापस से आप x का वैल्यू वैसे तो कुछ भी ले सकते हो आप इंडिपेंडेंट हो चूज करने के लिए, लेकिन हम जानबूझ के x का ऐसा वैल्यू लेंगे सच दैट कि y का वैल्यू भी थोड़ा प्लीजेंट है। हम x का ऐसा उल्टा पुल्टा वैल्यू नहीं ले लेंगे जिससे y का वैल्यू फ्रैक्शनल हो जाए, तो हम लोगों को प्लॉटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। कहने का मतलब ये है कि हियर यू कैन टेक x इक्वल टू 1 आल्सो, 2 आल्सो, 3 आल्सो, 4 आल्सो, 5 आल्सो, लेकिन हम 1 या मान लो कि 3 उस टाइप के वैल्यूज को नहीं लेंगे, क्योंकि अगर मैं x इक्वल टू 1 लेता हूँ तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और उससे y का ओवरऑल वैल्यू बेटा फ्रैक्शनल हो जाएगा। कैन यू फील इट? यस और नो? यस Yes, सर। sir. यस सर। तो शुड आई टेक x इक्वल टू 1 और शुड आई अवॉइड इट? You should Sir, avoid it. अवॉइड इट। odd Avoid. numbers. तो हम जानबूझ के x का वैल्यू कैसा लेंगे बताओ? आई थिंक इवन लेना सही रहेगा, कोई भी इवन हाँ। नंबर लेंगे हाँ कटता जाए, है ना? तो करो कुछ वैल्यूज आप लोग सजेस्ट करो मेरे को। सर Sir, 3 two. into 2 हो सकता है x। 2 ले सकते हैं, तो 2 अगर बेटा लेंगे तो क्या होगा देखो, 3 इंटू यहाँ पर 2 होगा, 2 कट जाएगा और ओवरऑल बचेगा 6 माइनस 3, कितना आएगा 3। 3 Three. 2, 3। 2 का ये हो गया 3। वेरी गुड।
नेक्स्ट बेटा क्या आएगा बताओ? आई थिंक 4 ले सकते हैं। 4 ले हाँ। सकते हैं। ओके बेटा 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू यहाँ पर आएगा 4, ये 2 और 4 कट के 2, 3 2 जा 6 और 6 माइनस 6 कितना? 0 0। तो ये तो ठीक है, अच्छा ही लग रहा है, 0 आ गया। और बताओ बेटा क्या ले सकते हैं? 6। 6 तो ये 6 ले लो, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, 3 3 जा 9, 6 माइनस 9 माइनस 3। -3 ओके ओके, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर आई थिंक कि -3। अभी पॉइंट्स ले लिया, इसका भी मिल गया बहुत सारा ऊपर पॉइंट। में 6 सर हम लोग x को 6 किया था। सॉरी 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 सॉरी, जल्दबाजी में मैंने गलती की, थैंक यू। ये 6, अच्छा इनका नाम कुछ और दे देता हूँ, उधर ABC लिया था, इसको बोल देते हैं D E F। ओके, तो अब मेरे पास में 2 सेट ऑफ वैल्यूज हैं, इनको मेरे को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है और इनके मदद से मेरा लाइन बन जाएगा, ठीक है। और मैं थोड़ी देर के लिए बेटा इसको कह देता हूँ कि ये होगा मेरा लाइन 1 और ये होगा सपोज करो कि मेरा लाइन 2। इज दैट ओके? Yes, sir. ओके, ऑलराइट। तो ये है सेट ऑफ वैल्यूज जो मेरे को ग्राफ पेपर में प्लॉट करना है काइंड ऑफ, ठीक है। तो चलो बनाते हैं अब इसको। ये हो गया अपना y एक्सिस, ये हो गया अपना x एक्सिस। y एक्सिस को थोड़ा और बड़ा बना देते हैं। अभी मार्क करते हैं बेटा पॉइंट्स को, ठीक है। ये जो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, कैन यू टेल मी कि वो क्या होगा? सर ओरिजिन। सर 0 वो 0 होगा, वेरी गुड। ये तो हो गया 0। x में आगे बढ़ूंगा तो शायद यहाँ पे 1 आएगा, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। 2 3 4 5, इससे ज्यादा का मेरे को जरूरत नहीं पड़ेगा फिलहाल, ये पड़ेगा शायद 6 तक चाहिए अपने को। एक और ले लो 6 और एक और ले लो मान लो कि 7। इज दैट ओके? यस और नो? Yes, sir. ओके, पीछे अगर देखें तो एक शायद -1 ले सकते हैं, एक इसको -2 कह सकते हैं। ऊपर अगर सोचें बेटा तो ये क्या आ जाएगा? 1। 1. नेक्स्ट इसके ऊपर 2, फिर और इसके ऊपर 3, फिर और इसके ऊपर यहाँ कहीं पे 4 रहेगा, ठीक है। और y एक्सिस में मेरे को 4 तक ही चाहिए और नहीं चाहिए मेरे को। तो मैक्सिमम y का जो वैल्यू अपने टेबल में लिखा हुआ वो 4 लिखा हुआ। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. और y में बेटा मेरे को लगता है कि थोड़ा नेगेटिव वैल्यूज भी आया हुआ है, तो थोड़ा नीचे भी मार्क करना पड़ेगा, है ना। हाँ सर. हाँ सर। ये हो गया बेटा -1, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक -2, थोड़ा और नीचे जाएंगे तो ये हो जाएगा आई थिंक -3। ठीक है यहाँ तक सबके लिए? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, ऑलराइट। अब बेटा ध्यान से देखो, ए पॉइंट क्या है अपने लिए? 1, 2, यानी कि x में अपने को जाना है 1 तक और y में अपने को जाना है 2 तक, यानी कि वो यहाँ कहीं पे होगा, यहाँ पे। क्या बोलते हो? हाँ सर. ऐसे भी सोच सकते हो कि ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। स्टूडेंट्स आया समझ, नहीं आया समझ? बताओ जरा। सर आया समझ। आया सर। यस सर। आया, ओके। आई थिंक कि वो यहाँ पे हो, ठीक है। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। हाँ सर. हाँ सर। हाँ सर। ओके, दिस इज ए पॉइंट। नेक्स्ट 2, 3, तो x में 2 और y में 3, आई थिंक यहाँ कहीं पे ऐसा होगा। से यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, इसको बेटा मार्क कर लेते हैं 2 3। मेरे विचार में यहाँ कहीं पे हो, थोड़ा शायद नीचे होना चाहिए। ओके, यहाँ होना चाहिए इसको। इसको बोल देते हैं कि भैया ये है बी पॉइंट, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? 3, 4। तो x में 3 और y में 4, यहाँ कहीं पे होना चाहिए। यस और नो? Yes, sir. ओके, तो उसको भी मार्क कर लेते हैं बेटा 3, 4, यहाँ होना चाहिए। ओके, अभी ये हो गया मेरे लिए कौन सा पॉइंट? ये हो गया अपने लिए सी पॉइंट। क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ एक बार। सर क्लियर है। Yes. सर क्लियर है। ओके, इसको थोड़ा सा इस कलर से
बना देते हैं, जस्ट फील लेना। इस टाइप का कोई एक लाइन है, सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ सर। ओके, और इस लाइन को अपन क्या कह सकते हैं, ये कौन सा लाइन है अपने लिए? L1। 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 अब बेटा दूसरे लाइन के पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। दूसरे लाइन का पॉइंट्स क्या है बताओ? डी पॉइंट कौन सा? 2,3। तो वो तो ये बी और डी सेम ही पॉइंट होगा। Yes sir। ओके, लेट मी चेंज द कलर। लेट अस से कि दिस पॉइंट इज डी पॉइंट आल्सो। डी पॉइंट ये होता है, मतलब ये बी भी है और ये डी भी। नेक्स्ट पॉइंट है 4,0, तो वो तो आई थिंक यहाँ पर होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ओके, उसको अपन इधर मार्क कर देते हैं। 4,0। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? 6, -3। ये वैसे ई है। हाँ, ओके, ये ई का नामकरण थोड़ा उस तरफ रखना ठीक है। ओके, नेक्स्ट कह रहे हो 6, -3 है ना, तो 6 और ये -3, तो यहाँ कहीं पे होगा कुछ, क्या बोलते हो? हाँ सर। हाँ सर। स्केलिंग मेरे को लग रहा है कि थोड़ा प्रॉपर नहीं हुआ है, इसके चक्कर में थोड़ा सा परेशानी हो सकती है। एक सेकंड रुकना, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ जैसे कि थोड़ा सिमेट्रिक लगे। एक सेकंड। अल्टीमेटली इन तीनों को एक लाइन में रखना, ठीक है, अब थोड़ा सही लग रहा है। ओके, आई थिंक यहाँ कहीं पर होगा। एक बार और क्रॉस चेक कर लो बेटा, इधर से और इधर से, ठीक है ना ये वाला पॉइंट? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो ये पॉइंट कौन सा हो गया मेरे लिए? F। एफ। ओके, और अब इन तीनों को मेरे को जोड़ना है, ठीक है ना? किसको किसको जोड़ना है? डी, ई और एफ को। एम आई करेक्ट? Yes sir। ओके, और आई थिंक जोड़ भी रहा है। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। और ये बेटा कौन सा लाइन हो गया? L2। L2। अब इन लोग दोनों का सबसे पहले तो आप ग्राफ में देखो और मेरे को बताओ कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है। B और D। 2,3। मतलब बी बोलो या डी बोलो, क्योंकि दोनों का तो कोऑर्डिनेट सेम ही है। बी का कोऑर्डिनेट भी 2,3 है और डी का कोऑर्डिनेट भी 2,3 है। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ओके, तो जो इनका कॉमन पॉइंट है, जो इन दोनों लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, उसका जो भी कोऑर्डिनेट्स होगा, जो कि इस सिचुएशन में वी कैन सी कि इट इज 2,3, वही कोऑर्डिनेट जो है वो इस सिचुएशन का, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन। ये बात समझ में आया? यस और नो? हाँ सर। ओके, तो रिक्वायर्ड solution, what should I say, is equal to 2,3, 3। that is x का वैल्यू is 2 and y का वैल्यू is 3. Is everybody okay with this? सबको समझ में आया? Yes or no? Yes sir। Yes sir। Okay, now beta let us try to answer a few more questions. जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था यहाँ पर कि फाइंड द, सर इसमें हमको ये ठीक है, तो मैं आगे कह रहा था बेटा कि ये तो हो गया अपना मेन आंसर, ठीक है, कि सॉल्व करने वाला जो पार्ट है वो आई थिंक अब समझ में आ गया। तो ग्राफिकली सॉल्व करना सबको क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ओके, उसके बाद है बेटा, जैसे ये पहला सवाल पूछ रहा है मेरे से कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस विथ एक्स एक्सिस। ठीक है, तो आप जरा ग्राफ को देखो अच्छे से कि ये हो गया आपके लाइंस, ये हो गया एक लाइन, ये हो गया दूसरा लाइन। इसका एक्स एक्सिस के साथ में अगर आप देखोगे तो कैन यू ऑल सी कि एक ट्राइंगल जैसा बन रहा है यहाँ पे?
हाँ हाँ सर। हाँ सर। और बेटा इस ट्राइंगल का अपने से अगर कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है तो आई थिंक कि एक तो ये पॉइंट मांग रहा है मेरे से, एक ये पॉइंट मांग रहा है मेरे से, और एक ये पॉइंट मांग रहा है मेरे से। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है बताओ एक बार। हाँ सर समझ में आ रहा है। हाँ सर। आया समझ। ओके, तो पहले क्वेश्चन का आंसर बेटा मेरे को क्या लिखना चाहिए, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये वाला पार्ट तो हो गया सबको क्लियर है, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन का आंसर बताओ। रिक्वायर्ड वर्टाइसेस क्या होगा? सर नहीं सर, B2,3 होगा पहला। मतलब इस बार मैं लेटर्स यूज नहीं करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को तो अपन ने कुछ मार्क नहीं कर रखा है, ठीक है, तो डायरेक्टली कोऑर्डिनेट से बता देते हैं बस, ठीक है। तो हाँ सर। एक तो हो गया ये वाला, ये तो सबको समझ में आ गया होगा कि 2,3 रहेगा, बोलो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, ये वाले को बेटा क्या बोलेंगे? -1,0 -1,0 करेक्ट। और बेटा इसको क्या कहेंगे? 4,0 0 4,0। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि भाई ये 3 वर्टाइसेस हैं और वर्टाइसेस से कोऑर्डिनेट्स ये रहा। समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ सर। सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस। देखो ध्यान से, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल का अपने को एरिया चाहिए, ठीक है, इस ट्राइंगल का अपने को एरिया चाहिए, मतलब ये शेडेड पार्ट का वैल्यू चाहिए मेरे को, एरिया का वैल्यू चाहिए। सही कह रहा हूँ क्या, बताओ एक बार हाँ या ना। यस सर। यस सर। ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा, इस डी को एक बार के लिए मैं यहाँ ले चलता हूँ, दिक्कत नहीं, डी को इधर लिखो उधर लिखो, बातें की है। अभी आप सोचना थोड़ा सा, आप सोचो कि अगर मैं डी वाले पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं, तो आपको लगता है कि एक्स एक्सिस को 2 पे जाके हिट करेगा? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ओके ओके, ये हो गया 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो होता है उसका मेरे को जहां तक याद है फॉर्मूला ऐसा था कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट, ठीक है। अच्छा, तो थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा समझने का ट्राई करते हैं कि भाई बेस का लेंथ कितना हो सकता है इस सिचुएशन में, बता सकते हो फोटो देख के कि बेस का लेंथ कितना हो सकता है इस सिचुएशन में? सर 5। 5 सेंटीमीटर। मतलब सेंटीमीटर बोलना तो थोड़ा गलत होगा कि 5 यूनिट्स। तो आइडिया नहीं है, तो अपन ज्यादा सिंपली कह सकते हैं कि 5 यूनिट्स। समझ में आ रहा है क्या? हाँ सर। हाँ सर। सर नहीं समझ में आ रहा। ये देखो बेटा, 0 से लेके यहाँ तक कितना यूनिट हो गया? सर 1 5 यूनिट। यूनिट। 5 नहीं हुआ बेटा, यहाँ तक 4 हुआ। ओ सर हाँ। और 0 से लेके -1 तो 1 यूनिट यहाँ पे भी है। एरिया लेते समय अपन नेगेटिव लेंगे नहीं, लेंथ का बात कर रहे हैं, तो 4 यूनिट लेंथ 0 से राइट के तरफ में है और 1 यूनिट लेंथ 0 से लेफ्ट के तरफ में है, तो ऑल टुगेदर यूनिट लेंथ कितना हो गया? 5 5 यूनिट हाँ। यूनिट। स्टूडेंट्स क्लियर है सबको, बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। 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 ओके, और कोई विद्यार्थी मेरे को ये ऑरेंज लाइन का लेंथ बता सकता है क्या, ऑरेंज वाले का? सर 3 यूनिट्स। 3 यूनिट्स। ओके, एक बार मैं डी का कोऑर्डिनेट्स लिखता हूँ, डी का कोऑर्डिनेट्स वाज 2,3। अब एक बार मैं और पूछता हूँ, व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ऑरेंज लाइन? सर 3 यूनिट। 3 यूनिट्स। क्या ये क्लियर है सबको, बोलो एक बार, इसका लेंथ होगा 3 यूनिट्स। यस हाँ सर। सर क्लियर। ओके, ऑल राइट। तो बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ओके, तो 2 नंबर में एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, दिस इज इक्वल टू
हाफ इंटू बेस का लेंथ था मेरे ख्याल में 5 यूनिट्स और हाँ, हाइट का लेंथ था मेरे ख्याल में 3 यूनिट्स। यूनिट्स तो ऑल टुगेदर बेटा ये कितना हो गया? 15 बाई 2 स्क्वायर 7.5 यूनिट, ठीक है। और 7.5 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया सबको? बताओ एक बार हाँ या हाँ सर। ओके। तो ये हो गया बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल। और आखिरी पार्ट में, थर्ड पार्ट में बोला हुआ था कि शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो जब आप इस चीज को कॉपी में बनाओगे तो उसके बाद इसको शेड भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। सपोज करो कि शेड इस कलर से कर देते हैं, ठीक है। तो शेड मतलब आपको इसको ऐसे शेड कर, जरूरी नहीं कि आप ऐसे हॉरिजॉन्टली करो, आप वर्टिकली भी कर सकते हो, टेढ़ा भी कर सकते हो। बस ये कि इस रीजन को आपको शेड करके छोड़ दो। क्लियर हुआ? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। तो ग्राफिकल सोल्यूशन के ऊपर में ये सारा का सारा सवाल फ्रेम हो सकता है। एक एक करके अपन ने सारे चीजों को पूरा 100% टैकल कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद में डायरेक्टली विल मूव टू अ पार्ट कॉल्ड वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो कुछ तो स्पेशली कलेक्टेड प्रॉब्लम्स भी हैं जो मैं आप लोग को थोड़ा रुक के कराऊंगा, ठीक है। बट इन पार्ट ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स आई थॉट कि एनसीईआरटी हम लोग अच्छे से एक बार टैकल कर लेते हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर में जिस मैनर में वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, जितना भी जो भी जहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स है, एक एक करके उन सारे को अपन टैकल करते जाएंगे। वर्ड प्रॉब्लम्स के अंदर में देखो ऐसा करेंगे हम लोग कि मैं यहाँ पर इक्वेशन आप लोगों के लिए फ्रेम करवा दूंगा कि इक्वेशन फ्रेम करने का थॉट प्रोसेस क्या है। फ्रेम करने के बाद में सॉल्विंग वाला पार्ट आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। उसको आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट लगता है, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एलिमिनेशन, आप अपने चॉइस के हिसाब से उसमें मेथड लगा के उसको सॉल्व कर लेना और एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि आंसर आपका मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर आंसर मैच आपका नहीं हुआ तो आप नेक्स्ट क्लास में मेरे से पूछ लेना, आपको सोल्यूशन भी बता दूंगा। बट यहाँ क्लास में हम लोग सारे प्रॉब्लम्स को पूरा पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, हम खाली इक्वेशन फ्रेम करेंगे और बाकी सॉल्व करने का पार्ट आप लोग घर पे करोगे। क्या ये वाला बात क्लियर हुआ? बोलो एक बार हाँ या ना। हाँ हाँ सर। ओके, ऑल राइट। चलो देखो स्टूडेंट्स, 3.1 का बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्ड प्रॉब्लम्स में वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एक्सरसाइज प्रॉब्लम गिवन इन एनसीईआरटी। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन फ्रेम करा के दूंगा, सॉल्व अगर कहीं पे करना हुआ तो उसको आप लोग घर पे खुद से ट्राई कीजिएगा, ना बने तो अपन अगले क्लास में उसका डिस्कशन कर सकते हैं। और जब एनसीईआरटी का सारा वर्ड प्रॉब्लम कवर हो जाएगा तो उसके बाद में थोड़े बहुत वर्ड प्रॉब्लम्स में आप लोग को एक्स्ट्रा करवाऊंगा जो एनसीईआरटी के बाहर का होगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको देखते हैं। आफ्ताब tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. ठीक है, isn't this interesting? Yes, it is interesting. Represent this situation algebraically, यानी कि इक्वेशन बनाने के लिए कह रहा है, एंड ग्राफिकली यानी कि उसको ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए कह रहा है। तो ये वाला पार्ट अपन अभी नहीं करेंगे, इससे टाइम वेस्ट होगा, ये आप लोग खुद कर सकते हो। एल्जेब्रिकली इक्वेशन बनाने वाले पार्ट पे अपन थोड़ा सा बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को जो ये एज वगैरह से रिलेटेड होता है, इसको करने का एक पर्टिकुलर तरीका है, ठीक है। वो तरीका मैं अभी आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा, देखना समझ में आता है कि नहीं आता। इन सारे में अपने को करना क्या चाहिए कि जितना भी इंसान इसमें इन्वॉल्व है, मैं क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, जितना भी इंसान बेटा इसमें इन्वॉल्व है उस इंसान सबका आप ना प्रेजेंट एज पकड़ लो, एक्स और वाई। कौन सा एज पकड़ लो बताओ? X और हाँ हाँ, कौन सा एज? प्रेजेंट एज। ये बात एकदम दिमाग, कौन सा एज बताओ? present age. present age. प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज। अब चलो बेटा धीरे धीरे देखो क्या मजेदार चीज है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाएगा। तो मैं कहता हूं कि लेट प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब बी एक्स ईयर्स, ठीक है। एंड लेट प्रेजेंट एज ऑफ his daughter, his daughter be y years।
क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। So, हाँ सर। ओके, अब मेरे को एक बात बता बेटा कि इनके प्रेजेंट एज से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन इसमें दिया हुआ है क्या? नहीं सर। नहीं। मेरे ख्याल में दो इंफॉर्मेशन है। एक इंफॉर्मेशन है, ध्यान दो आप लोग, 7 years अगो का, 7 साल पहले का, और दूसरा इंफॉर्मेशन है 3 years फ्रॉम नाउ। मतलब ये पास्ट का इंफॉर्मेशन है, 7 साल पुराना इंफॉर्मेशन है, और ये फ्यूचर का इंफॉर्मेशन है, 3 साल बाद का इंफॉर्मेशन। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या हाँ ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो जिस टाइप का इंफॉर्मेशन होगा बेटा वैसा अपन यहाँ पर हेडिंग लिख देते, ठीक है। अपन हेडिंग एक लिख देते हैं पहले, 7 years अगो। 7 years अगो, ठीक है, 7 साल पहले। 7 years अगो का अगर बात करें तो आप बताओ मेरे को कि आफ्ताब का एज कितना हो जाएगा? X minus 7। ऑब्वियसली x माइनस 7, क्योंकि 7 साल पहले का बात है। और डॉटर का एज कितना हो जाएगा? Y Y minus 7 years। y माइनस 7 ईयर्स, क्योंकि 7 साल पुराना बात है। और 7 साल पहले इनके एज के बीच में बेटा क्या रिलेशनशिप बोल रहा है? आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वेर देन। 7 times का मतलब 7 मल्टीप्लाई करना है कि क्या करना है? multiply. मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आफ्ताब का एज यानी कि x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 times डॉटर का एज यानी कि y माइनस 7। दिस इज द रिलेशनशिप जो मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस आई थिंक 49। दिस इम्प्लाइज x माइनस 7y और माइनस 7 प्लस 49 इज इक्वल टू 0। सबको मैंने लेफ्ट में ले लिया है। सिंप्लीफाई करूंगा तो x माइनस 7y प्लस आई थिंक 42 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। Is this equation clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Yes sir। Yes, sir. Okay. नेक्स्ट इंफॉर्मेशन बेटा फ्यूचर के बारे में है कि पास्ट के बारे में है? फ्यूचर के बारे में। Future के बाद 3 साल बाद, 3 years फ्रॉम नाउ, ठीक है। तो अब 7 years अगो के जगह आई विल राइट 3 years लेटर, ये ना 3 साल बाद। आफ्ताब का एज बताओ। X plus 3 years। X plus x प्लस 3, करेक्ट। और डॉटर का एज बताओ। Y Plus 3 years। y प्लस 3, करेक्ट। और बेटा उनके एज के बीच में क्या रिलेशनशिप पढ़ लेते हैं। I shall be 3 times as old as you will be, ठीक है ना। तो मतलब आफ्ताब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 times डॉटर, 3 into y प्लस 3। तो क्या होगा बताओ? x प्लस 3 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। नहीं आ रहा समझ? आया ना? हाँ सर आया। आया। ओके, सबको लेफ्ट में ले आओ बेटा। x प्लस 3 माइनस 3y और माइनस 9 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो बस एक लाइन में और लिख देता हूँ, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बस अब 1 और 2 को आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो क्या कि ग्राफ पे प्लॉट कर लो, हो गया। सोल्यूशन नहीं पूछा हुआ आपसे, बस ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए बोला हुआ। क्या यहाँ तक सारा चीज क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ sir. हाँ सर। ओके, तो ग्राफ में प्लॉट करने वाला पार्ट बेटा मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब अपन अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो इसको पढ़ो जल्दी से, ये भी बहुत इजी है। The coach of a cricket team buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Later, she buys another bat and 2 more balls of same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and geometrically. ये तो बहुत इजी है। अच्छा, ज्योमेट्रिकली का मतलब वही ग्राफिकली हो गया, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा? आ रहे सर। आ रहा है सर। हाँ, तो ज्योमेट्रिकली बोले ग्राफिकली बोले कंफ्यूज नहीं होना है हम लोग, एक ही बात है। ओके, तो चलो सोल्यूशन करते हैं बेटा। इसमें बताओ मेरे को कि x और y किसको किसको पकड़ना चाहिए?
The cost of bat and ball. करेक्ट. तो लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट, एक बैट का प्राइस मैं पकड़ लेता हूँ रुपीज एक्स, एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल, इसको मैं पकड़ लेता हूँ रुपीज वाई. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. ओके. इस लाइन का मतलब बेटा 3 बैट 6 बॉल 3900 क्या होगा? 3x plus 3x y plus is equal to 5 is 3900. इज इक्वल टू 3900. आई थिंक ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. हाँ, और इस लाइन का मतलब बेटा 2 मोर बॉल एंड शी बाइज अनदर बैट एंड 2 मोर बॉल, मतलब एक बैट और 2 बॉल, इसका प्राइस है 1300. सही कह रहा हूँ क्या? हाँ, अच्छा, ओके. तो आई थिंक 1 बैट यानी कि x और 2 बॉल यानी कि 2y 2y. इक्वल टू 1300. इज दैट ओके फॉर एवरीवन? yes sir. Yes, sir. ओके. और वो ग्राफ में रिप्रेजेंट करने वाला पार्ट बेटा आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा. ठीक है? ठीक नहीं है? बताओ एक बार. ठीक है सर. ठीक है. ओके. ये था सेकंड. थर्ड पे आ जाओ बेटा, पढ़ो. ये भी उतना ही इजी. The cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on one day was found to be rupees 160. After a month, मतलब एक महीने बाद, the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is 300. Represent the situation algebraically and geometrically. तो बता इसमें x और y किसको किसको पकड़ना चाहिए? The cost of apple and orange. Apple and grape. Apple and grape. Grapes. ओके. ठीक है. तो ऐसा लिखें कि let the cost of 1 kg apple be rupees x and the cost of 1 kg grapes be rupees y. Is that okay for everyone? yes sir. अच्छा. और सवाल क्या बोलता है कि पहले सिचुएशन में 2 kg एप्पल 1 kg ग्रेप्स 160. तो क्या होगा बताओ? 2x plus y is equals to 160. करेक्ट. और दूसरा क्या होगा बेटा? 4x plus 4x plus y 2y equals to 300 rupees. 300. ये सबको समझ में आया? यस? नो? yes sir. यस. ओके. ठीक है. तो एक्सरसाइज 3.1 में इतना ही था. आगे बढ़ते हैं 3.2. 3.2 को देखो, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली. तो ये ग्राफिकली सॉल्व करने वाला पार्ट वापस से मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ. मैं इक्वेशन फ्रेम कर दूंगा और बाकी फिर आप लोग उसको प्लॉट करके और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढने का ट्राई करना. ठीक है? तो देखो 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. Okay, if the number of girls is 4 more than number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. किसको पकड़े x और y? बताओ. Let the number of girls be x and Girl X, boy boy Y. y. boy y. उल्टा भी पकड़ सकते हो, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता. बाकी ठीक है, आप लोगों ने कहा है तो वैसे मैं ले लेता हूँ. Let number of girls be x and number of boys be y. अच्छा बताओ मेरे को कि क्लास में टोटल कितना स्टूडेंट है? 10. 10. तो बॉय गर्ल मिला के कितना हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? 10. 10. ये हो गया एक इक्वेशन. बोलो हाँ या ना? हाँ सर. हाँ sir. ओके. और बोल रहा है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज. अच्छा, ये 4 मोर देन जो है इस लैंग्वेज का क्या मतलब? ये 4 मल्टीप्लाई करना चाहिए कि ऐड करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? 4 add करना चाहिए. ऐड करना Add. चाहिए. करेक्ट. तो नंबर ऑफ गर्ल्स अपन ने लिया है x एंड इट इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि y प्लस 4. बॉयज के क्वांटिटी से 4 ज्यादा. ये हो गया इक्वेशन नंबर 2. आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार. सर इक्वेशन समझ नहीं आया. कौन सा नहीं समझ आया बेटा? सर इक्वेशन 2.
टू देखो ये लाइन देखो बेटा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है, कितना ही है बस। तो इसका मतलब ये हुआ कि गर्ल्स का जो क्वांटिटी है वो बॉय के क्वांटिटी से 4 ज्यादा है, ठीक है, 4 ज्यादा है। तो गर्ल का क्वांटिटी हो गया x, बॉय का क्वांटिटी हो गया y, उससे 4 ज्यादा यानी कि y+4, और गर्ल का क्वांटिटी इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, इसलिए x इज इक्वल टू y+4। ठीक है सर। ठीक है, हाँ आया सर। समझ? नहीं नहीं सर, समझ आया। ओके, इनफैक्ट इसको 2 मार्क करने से ज्यादा बेटर है कि आप इन सारे को लेफ्ट में ले आओ इस टाइप से, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 कर लो, ये हो जाएगा इक्वेशन। ओके, वापस मैं पूछता हूँ बेटा, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? इसका इक्वेशंस ये नहीं क्लियर है बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट ये वाला देखो, ये भी क्वेश्चन नंबर 1 का ही सेकंड पार्ट है। इसमें वो वही है कि पहले इक्वेशन बनाना है फिर ग्राफ पे प्लॉट कर। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट 50, whereas 7 pencil 5 pen together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. तो जल्दी से बताओ कि what should be x and what should be y. Cost of one pencil, Pencil X, cost pen of Y. one is y. एक बार और बताओ, एक बार और बताओ। Cost of one pencil be x and cost of one pen is y. Okay. तो let, सही बोला वैसा आप बोलो, ठीक है। Let cost of one pencil, one pencil be x, ये रुपीज x जो भी बोलो, cost of one pen be रुपीज y, ठीक है। ओके, तो पहला लाइन कि बोल रहा है कि 5 पेंसिल 7 पेन टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50, ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? 5x plus 7y equals to 7y 50. equals to 50. करेक्ट। और दूसरे वाले लाइन का मतलब बताओ बेटा। 7x plus X plus 5y 5y equals equals to to 40. 46. ये सारे लोगों को क्लियर है? बताओ एक बार हाँ या ना। हाँ। तो बढ़ते हैं आगे फिर यहाँ से। एक शायद यही लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का, बाकी सारा तो अपन कर ही चुके हैं। देखो, half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. तो थोड़ा अजीब सा है, एक दो बार पढ़ के देखो इसको। Half the perimeter of the rectangular garden, ठीक है, whose length is 4 more than its width. तो पहले ना इस लाइन पे फोकस करो, लेंथ इज 4 more than its width, इसका क्या इंटरप्रिटेशन होगा? The length Length 4 equals to times other width. width. लेट लेंथ भी मैं मान लेता हूं कि x एंड ब्रेथ मैं मान लेता हूं एक बार के लिए y, ठीक है, ब्रेथ भी y। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। इस लाइन का मीनिंग, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, ठीक है, लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ, यानी कि लेंथ का जो वैल्यू है वो इसके विड्थ से 4 यूनिट ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आया? यस नो? Yes, sir. Yes, sir. एक बार बाकी लोग भी बताओ बेटा, ये क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है सर। क्लियर है, ओके। अब देखना बेटा, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये लाइन को अब इग्नोर कर दो, ठीक है, क्योंकि ये लेंथ और ब्रेथ का इंफॉर्मेशन था बस। और आप इस बचे हुए लाइन को पढ़ो कि हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। हाफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेरीमीटर कितना होता है रेक्टेंगुलर गार्डन का? 2 टाइम्स ऑफ Into length plus width. लेंथ प्लस ब्रेथ। तो हाफ ऑफ पेरीमीटर कितना होता है? 1 by Half. 2 into 1 L. by 2 length plus length. तो 2 2 तो कट गया, N फिर क्या plus बचा? width.
लेंथ प्लस ब्रेथ। तो इसका मतलब है, इसको तो मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन का मतलब है कि लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू 36। पहले तो ये बताओ कि ये लाइन आया समझ कि नहीं आया समझ? आया सर। ओके, व्हाट इज माय लेंथ बेटा? x एंड व्हाट इज माय ब्रेथ? y वाई का सम 36। नहीं आया समझ? ये आगे आया सर। आया आ गया सर। ये हो गया बेटा हम लोग का इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और बाकी इसमें फाइंड द डायमेंशन बोला है, यानी कि x और y के लिए सॉल्व करना है। पूरे क्वेश्चन में कहीं कोई मेथड का मेंशनिंग नहीं है, तो आप डायरेक्टली इनको कोई भी मेथड से कर सकते हो। सबसे अच्छा तो मेरे ख्याल में एलिमिनेशन होगा। ऑलरेडी आप देखो कि y का एक में नेगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, दोनों में 1 ही है, तो सीधा ऐड कर दो, y कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा और वहां से फिर आप फर्दर y भी सॉल्व कर सकते हो। क्या पहले तो ये बताओ कि इक्वेशन समझ में आया कि नहीं समझ में आया? यस और नो? आया Yes, sir, आया. आया सर। ओके, ठीक है बेटा, तो सॉल्व आप लोग खुद से कर लेना, इजी है एंड आई बिलीव कि आप लोग पक्का कर पाओगे। ठीक है, बाकी अगले क्लास में हम लोग 3.3, 3.4 ये सब को एक्सप्लोर करेंगे। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले क्लास में। थैंक यू सर। Thank you, sir. वेलकम बेटा, वेलकम वेलकम।